सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी। कोई समाज तभी प्रगति कर सकता है जब वहां के नागरिक स्वस्थ हो, और भारत के स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड तो हर बीतते दिन के साथ और बेहतर होता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा योगदान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का भी है। एम्स हमारा सबसे बड़ा भरोसा भी है। आमतौर पर हम सब मानते हैं कि इलाज बेहद खर्चीला होता है। पैसे देकर भी कई बार सही इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, सीमित आय वाले हों, वो जानते हैं कि एम्स चले जाएंगे तो विश्व स्तरीय इलाज मिलेगा। एम्स विश्वसनीय है। आज भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे स्वास्थ्य संरचना विकसित करने में एम्स के योगदान पर। डॉक्टर अजय सिंह, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, भोपाल स्थित एम्स में कौन कौन सी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हैं? मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि समाज के सभी वर्ग के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए एम्स भोपाल में सभी प्रकार की स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ के साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी पूर्ण रूप से कार्यरत हैं और 24 घंटे हम लोग मरीजों के हितों में काम करते रहते हैं। जी, कोई ऐसी सुविधा जिस पर आप ध्यान आकर्षित करना चाहें जो आमतौर पर दूसरे अस्पतालों में नहीं होता, ऐसी कोई बात? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको मैं गर्व के साथ आपके साथ शेयर कर सकता हूं। पहला, ये एक ऐसा हमारा सेंटर है जहां पे हम लोग एक ही छत के नीचे जो इमरजेंसी मरीज़ आते हैं, चाहे वो चोट लगे हुए हों या बिना चोट ग्रस्त गंभीर मरीज जो आते हैं, एक छत के नीचे ही 24 घंटे हम लोग उनको ना सिर्फ इलाज देते हैं बल्कि आईसीयू जैसी सुविधाएं भी हमारे पास रहती हैं और बिना कहीं इधर उधर आए या गए उनको हम लोग इन्वेस्टिगेशन, चाहे वो एक्सरे हो, सीटी हो, एमआरआई हो, इस प्रकार की सुविधा उनको उसी एक कॉम्प्लेक्स में मिल जाती है जो प्रायः इस प्रकार की सुविधाएं एक ही छत के नीचे नहीं मिलती। इसके अलावा इमरजेंसी के अलावा भी हम लोगों की कुछ सेवाएं जो कि सुपर स्पेशलिटी के साथ होती हैं वो भी हमारे पास हैं। जैसे कि हम लोग अभी बहुत जल्द किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करने जा रहे हैं और निकट भविष्य में और प्रकार के भी ट्रांसप्लांट जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग कर रहे हैं। आने वाले जल्द ही समय में हम लोग आईवीएफ की सेवाएं शुरू करेंगे जो निसंतान दंपति हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण आशा का किरण बनेगा। इन्हीं के साथ साथ हमारे यहाँ पे एंडोस्कोपी और मेजर सर्जरीज़, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे वो स्पाइन की सर्जरी हो, चाहे वो हड्डी से संबंधित हो, और ख़ास तौर से हमारा जो बच्चों से संबंधित विभाग है वो पूर्ण रूप से हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है। तो मुझे ये कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि एक छत के नीचे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा हमारे यहाँ है। बहुत अच्छी बात है सर, और हम सब जानते हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार, ये सब मिलकर कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम और बेहतर करें। बिल्कुल। और इसके चलते जैसे कि कुछ योजनाएं हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में सरकार ने सबके पास आयुष्मान कार्ड हो, ये सुविधा उपलब्ध कराने में एक बहुत अच्छी ये योजना हम कह सकते हैं। डिजिटल हेल्थ एक मिशन है। टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जाता है। तो तरह तरह के अभियान हैं। हाल ही में हमने देखा अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान किया गया। तो इन सब पर भी हम चाहेंगे कि एम्स में किस तरह की गतिविधियां होती हैं, उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए, हम लोगों का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया का जो सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं, हम भी उनके साथ कदम पे कदम, एम्स भी उनके साथ चल रहा है। और हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि मरीज़ अब घर बैठे ही अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा सकता है, और रजिस्ट्रेशन करा के यदि वो आता है तो उसको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सीधे वो डॉक्टर के ओपीडी में जा पहुंच सकता है। हम लोगों ने ये भी सुविधा शुरू की है कि जो भी जांचें हम मरीज़ की करा रहे हैं वो जांचों के लिए उसको दोबारा ना जाना पड़े। जो उसने नंबर अपना व्हाट्सएप का दिया है उस व्हाट्सएप के माध्यम से हम उसको जांचें
जल्द से जल्द पहुंचाने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसी प्रकार से हम लोगों ने अलर्ट भी, एसएमएस अलर्ट भी शुरू किए हैं कि आपका अपॉइंटमेंट है और आपको इतने बजे आना है। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो ये तो डिजिटल इंडिया के साथ हम लोग जो चल रहे हैं वो हम लोगों का ये है। और जो ऐसे मरीज़ जैसे जो कुपोषण के मरीज़ हैं, या जैसे आपने बोला ट्यूबरकुलोसिस का उन्मूलन करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की है, और स्वास्थ्य विभाग भारत सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा कार्यरत है। और हम लोगों ने ऐसे आसपास के गांव और स्कूलों में कैंप लगाने की व्यवस्था शुरू की है, जिसमें मरीजों को हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ की जो मोबाइल वैन्स हैं वो अब गांव में जाएंगी। वहाँ पे एग्ज़ामिन करके जिन मरीज़ों को एम्स आने की ज़रूरत है उनको हम लोग कार्ड इशू करेंगे, नहीं तो वहीं पे उनको हम परामर्श देंगे। और इसके साथ ही हम जो और स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं उनको भी किस प्रकार से मरीज़ों को इलाज करना चाहिए इसका प्रशिक्षण भी हम लोग अपने यहाँ देते हैं, जिससे कि हर छोटी चीज़ के लिए मरीज़ों को भाग के हमारे पास ना आना पड़े। और तीसरी चीज़ आपने आयुष्मान के लिए बोला। आयुष्मान की जो व्यवस्था भारत सरकार द्वारा चलाई गई है वो पूर्ण रूप से हमारे यहाँ चल रही है, और हम लोग जो कार्ड धारक होते हैं उनको सभी सुविधाएं, जिसमें चाहे वो जांच हो, चाहे वो बड़ी एमआरआई जैसी जांच हो, या ब्लड की जांच हो, या फिर कोई ऑपरेशन हो, वो सब पूरी तरीके से फ्री हम लोग देने की भरसक कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार की जितने भी हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब हम लोगों के प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। डॉक्टर सिंह, अभी आपने बताया कि पहले तो रोगी को अस्पताल तक आना पड़ता था, अब एक तरह से अस्पताल रोगी के पास आ रहा है। जी। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। जी। तो कब तक इसे अमली जामा पहनाया जाएगा, कब तक हम उम्मीद करें कि ये शुरू हो जाएगा? जी, मुझे बताते हुए खुशी है कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और हम लोगों के कैंप्स जो हैं वो हम लोगों ने स्कूलों में भी लगाए हैं और गांव में भी लगाए हैं। जो बाढ़ आने के बाद भी हम लोगों ने गांव में जाके इलाज किया था। मोबाइल वैन वाली व्यवस्था मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले 30 से 45 दिन के अंदर हम लोग शुरू कर देंगे। वो हो जाने के बाद हमारे डॉक्टर्स जो बेसिक सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के साथ गांव में जाएंगे, और ना सिर्फ गांव में जाएंगे बल्कि आसपास के आदिवासी क्षेत्र जो हैं हम उनको भी कवर करेंगे, क्योंकि एक हम लोगों का सिकिल सेल एनीमिया एक ऐसी है जो बच्चों को और ख़ास तौर से आदिवासी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और उससे जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। तो हम लोग उसको भी स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू किया, और भारत सरकार से उस पर हमको अनुदान भी मिला है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो श्रोता हैं उनके लिए ये बेहद अच्छी खबर है कि बहुत कम ही दिनों में ऐसा हो जाएगा जब वैन्स भी एम्स से आपके पास तक पहुंचेंगी, और जो भी दिक्कतें हैं, शारीरिक परेशानियां हैं, किसी इलाज की दरकार है, तो अब चिकित्सा आपके पास उपलब्ध होगी, बिल्कुल आपके घर तक। आमतौर पर डॉक्टर सिंह, जब भी अस्पताल या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पहला चिकित्सक, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइस है, मशीन्स हैं। इन दोनों मामलों में कहते हैं कि एम्स का कोई सानी नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ऐसे में हम थोड़ा विस्तार से चाहेंगे कि आप बताएं अपने रिसोर्सेज के बारे में भी और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी। देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे आपको पता है कि जितनी ज़्यादा संख्या में मरीज़ आते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम लोग पूरी तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, वो पूरी तरीके से काफ़ी हैं, लेकिन तब भी हम लोग जो भी हमको रिसोर्सेज हैं उससे भरसक कोशिश करके कोई मरीज़ जो है वो अनहैप्पी होके ना जाए, इसकी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तब भी हम लोग सरकार से ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें एडिशनल मिले, लेकिन आदमी के कम होने से या लोगों के कम होने से इलाज की क्वालिटी को हम लोग गिरने नहीं देते। जहाँ तक आपने इक्विपमेंट्स के बारे में बोला या सुविधाओं के बारे में बोला, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार के द्वारा हमको पूरी तरीके से मदद मिलती है। जो भी हम लोग नई चीज़ें लेना चाहते हैं, जो कि लेटेस्ट इलाज है,
वो सब हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। और आपको मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस सेंट्रल इंडिया का पहला हम लोगों ने एक ऐसा सेंटर जिसको गामा नाइफ सेंटर कहते हैं। जी। ये गामा नाइफ सेंटर जो होता है ये जो न्यूरो सर्जरी के जो मरीज़ होते हैं जिसमें ब्रेन ट्यूमर जैसी होता है, कुछ ऐसी जगहों पे ब्रेन ट्यूमर होता है जिसको ऑपरेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाला होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खराबी हो सकती है ऑपरेशन के समय। हम बिना चीरा लगाए हम इसको शुरू कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने हमको पैसा आवंटित कर दिया है और जल्द ही वो हमारे यहाँ पे लगेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रकार के ट्रांसप्लांट जो हैं, चाहे वो किडनी प्रत्यारोपण हो या और भी जॉइंट प्रत्यारोपण हो, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ पे रूटीन में चलती है। हाँ, किडनी वाला हम लोग जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 22 के अंत तक हम लोग ये भी शुरू कर चुके होंगे। उपलब्धि की किताब के जी। जो पन्ने हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गामा नाइफ सेंटर का आपने जिक्र किया, जल्दी जी। खुलने वाला है। किडनी ट्रांसप्लांट जी। भी हम उम्मीद कर रहे हैं इस साल जी। के अंत तक शुरू जी, हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक के बाद एक कामयाबी जो है लगातार एम्स भोपाल हासिल कर रहा है। डॉक्टर्स की आपने बात की और बहुत गर्व होता है मुझे ये कहते हुए कि जब भी हम सुनते हैं ना किसी डॉक्टर की बहुत क्रेडिबिलिटी की अगर बात जी। हो तो कहा जाता है अरे वो एम्स में करते हैं। जी, जी। तो एम्स में करते हैं तो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत स्किल्ड हैं। जी। तो क्या डॉक्टर्स की ट्रेनिंग पर भी कुछ काम किया जाता है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, क्योंकि हमारा जो ना सिर्फ हम अपने जो डॉक्टर्स हैं, बल्कि जो हमारे यहाँ जो रेजिडेंट होते हैं, जो कि ट्रेनिंग ले रहे होते हैं रेजिडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ नर्सेज, हम सब जितने भी संवर्ग हैं सभी की ट्रेनिंग हम अपने यहाँ पे करते हैं और रेगुलर करते हैं। आज ही एक ट्रेनिंग हो रही है जिसमें हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। और हम लोग सिर्फ अपने ही लोगों की ट्रेनिंग नहीं करते, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो एमपी गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं जो कि पेरिफेरी पे हैं, चाहे वो पीएससी हो, सीएससी हो, जिला अस्पताल हो, उसमें भी हम लोग जाके उनको ट्रेन करते हैं या अपने यहाँ पे हम लोग बुला के उनको ट्रेन करते हैं। भारत सरकार ने और एनएचएम ने हम लोगों को ऐसा अनुदान दिया है जिससे हमारे यहाँ स्किल लैब्स हैं। जो चीज़ उनको मरीज पे करनी है उसको हम मॉडल्स हमारे यहाँ पे हैं, उन मॉडल पे हम उनको सिखाते हैं, जिससे कि मरीजों को कोई भी तकलीफ़ ना हो और वो ट्रेनिंग करके बार बार हम उनको 6 महीने पे और साल पे दोबारा भी ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पे हम लोग पूरी तवज्जो दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर, पीडियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज को लेकर क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में भी हम चाहेंगे उस पर आप प्रकाश डालें। ज़रूर। मेरा एक सपना है कि एम्स भोपाल में एक एपेक्स पीडियाट्रिक सेंटर खुले, जिसमें एक छत के नीचे बच्चे, चाहे वो हड्डी से संबंधित हो, चाहे वो माल न्यूट्रिशन हो, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो, चाहे वो न्यूरो सर्जरी हो, चाहे बच्चों की किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्मोन से संबंधित हो, ये सारी सुविधाएं एक छत के नीचे एक ही बिल्डिंग में सारे डॉक्टर्स उनको मिलें, और ना सिर्फ डॉक्टर मिलें बल्कि उनकी जो जांच होनी है वो भी उसी एक सेंटर में बने। तो इसके लिए एक एम्स में हम लोग एक प्रपोज़ल बना रहे हैं जो जल्द ही हम भारत सरकार को भेजेंगे। और हम लोगों ने जगह को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि ये, क्योंकि अपने आप में एमपी में पहला सेंटर होगा या सेंट्रल इंडिया में ऐसा पहला सेंटर होगा, तो इसकी हमको परमिशन मिल जाएगी, ऐसा मुझको उम्मीद है। लेकिन ये प्रपोज़ल अभी हम लोग बना के भारत सरकार को भेज रहे हैं। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये प्रपोजल जो है अप्रूव हो जाए और जल्द ही जो आपका सपना है वो साकार रूप में हम सबके सामने एम्स भोपाल में हो। फ्यूचर प्लान्स डॉक्टर क्या हैं एम्स को लेकर आने वाले समय में? हालांकि अलग अलग सवालों के जवाब में आपने ज़रूर बताया कि आने वाले दिनों में हम क्या कुछ नया देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, फ्यूचर प्लान में जैसे जो मैंने बताया आपको सुविधाओं के बारे में, उसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि हम लोग ने एमपी गवर्नमेंट से हम लोगों को एक ज़मीन ऐसी मिलने वाली है जिसमें हम लोग पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट हम लोग शुरू करना चाहते हैं और साथ में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी शुरू करना चाहते हैं।
और इससे किस प्रकार से हम लोग मरीजों को मदद कर पाएंगे ये भी मैं बताना चाहूँगा। जी। जो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से जो रोकथाम है डिफरेंट प्रकार की, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे वो हाइजीन से संबंधित हो, चाहे बीमारियों से संबंधित हो, हर प्रकार की रोकथाम से संबंधित चीज़ों को हम लोग एक इंस्टीट्यूट के माध्यम से पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश करेंगे। वो अपने आप में ये एक इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जिसमें हम लोग रोकथाम पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। इलाज की तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन रोकथाम की कुछ लोग ही बात करते हैं। और पैरा मेडिकल का मतलब है कि ऐसी मैन पावर को तैयार करना जो, चाहे वो एक्सरे खींचने वाले लोग हों, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस हों, उसकी आपको शायद पता हो कि बहुत ज़्यादा कमी है ट्रेंड लोगों की। तो बिना अच्छे ट्रेंड लोगों के कोई भी आप मशीन खरीद लीजिए, उसको कौन चलाएगा? उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं, और दोनों का हम लोगों को परमिशन मिल गई है। सिर्फ ज़मीन की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है कि एमपी गवर्नमेंट बहुत जल्दी ही हमको अलॉट कर देगी। जी। पिछला जो 2 साल था डॉक्टर सिंह, बहुत अच्छा नहीं था पूरी जी दुनिया के लिहाज से, जी कोविड का जो हमने एक एरा देखा। ऐसे में हम जानना चाहेंगे एम्स में उस वक्त किस तरह का माहौल था, और कई बार होता है ना जब संकट की घड़ी आती है तब समझ में आता है कि हमारे क्या प्लस पॉइंट्स हैं, कहाँ हम थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, फिर अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, जरूर कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जरूर तो थोड़ा क्या आप उस पर भी बात करना चाहेंगे? बिल्कुल। वैसे तो मैं उन दौरान पे यहाँ पे नहीं था, जी। लेकिन जो मुझे एक जानकारी है कि एम्स ने एक एपेक्स सेंटर की जगह की तरीके से जो कोविड के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें मदद किया, और सरकार के हर स्टेप को उसने अपने यहाँ पे भी उतारा। जैसे कि पूरा हॉस्पिटल को कोविड के इलाज के लिए बदल दिया गया। हमारे यहाँ पे बेस्ट आईसीयू फैसिलिटी थी, तो ऐसे मरीज़, आपको पता है कि सेकेंड वेव में ऐसे बहुत सारे मरीज़ थे जिनको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, तो हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था हम लोगों ने की। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, सभी स्टाफ ने बहुत ज़्यादा काम किया। और ये बात सही है कि इस महामारी से पहले हम लोग की बहुत सारी कमियां ऐसी थी जिसमें हम लोग पीछे थे, उनको हमने पहचाना। जैसे कि ऑक्सीजन में अब हम आत्मनिर्भर हैं, और ना सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन अपने यहाँ पे जनरेट करते हैं, बल्कि हम लोग ट्रेनिंग सेंटर भी, ऑक्सीजन ट्रेनिंग सेंटर भी हम लोगों बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, जो पेरिफेरी के जो डॉक्टर्स और जो टेक्नीशियंस हैं, उनको हम ट्रेन करेंगे कि कैसे बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए ऑक्सीजन का। क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाना और उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, और ऑक्सीजन का जो महत्व है वो हमको इस महामारी ने बहुत अच्छे से समझाया। तो महामारी में के दौरान हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और आज भी हम लोग टीकाकरण के माध्यम से समाज को इस बीमारी के आगे भविष्य में ना हो उससे बचाने के लिए हमारे यहाँ पे हर वर्ग के मरीज़ को टीकाकरण भी नियमित रूप से होता है। ये भी आपने बहुत अच्छी बात की कि टीकाकरण भी होता है, और जो भी कमियां थोड़ी बहुत उस वक्त महसूस की गई उनसे हम उभर गए हैं, आत्मनिर्भर बन गए हैं कई मामलों में। डॉक्टर, एक और चीज़, क्योंकि कई सारे मरीज़ आजकल देखने को मिलते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं, कैंसर से संबंधित, बाहर से भी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई मरीज़ आते हैं। तो क्या एम्स में कैंसर से संबंधित कोई सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं? बिल्कुल। हमारे यहाँ पे पूरा एक कैंसर, पूरी बिल्डिंग ही कैंसर के लिए डिवोटेड है, और किसी भी कैंसर के इलाज के 3 प्रकार से इलाज संभव होता है। एक तो दवाइयों को के माध्यम से, जिसको मेडिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं, एक ऑपरेशन से जिसको सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और तीसरी चीज़ होती है सिकाई से, जिसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये तीनों ही हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमारे पास ट्रेनिंग की व्यवस्था है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इलाज के साथ साथ कैसे बचें और किस प्रकार से छोटी या अर्ली स्टेज में ही कैंसर को मरीज समझ सके, इसके लिए हम कई बार
जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो उसको रेगुलर आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ होते हैं। तो कैंसर का हम लोग बहुमुखी जो इलाज है वो हम कह सकते हैं कि एम्स प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर, जब भी किसी अस्पताल में पहुंचने की बात होती है तो सबसे ज़रूरी यही होता है। एम्स के बारे में हर इंसान जी। जानता है, ग्रामीण क्षेत्रों से भी जब लोग आते हैं वो जानते हैं कि एम्स में अगर हमें इलाज मिल गया तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। जी। लेकिन कई बार ये नहीं समझ पाते, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, कि वहां तक हम पहुंचेंगे कैसे, जी। क्या प्रक्रिया होगी। जी। तो बहुत हमारे वो श्रोता जो ग्रामीण अंचल में हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो आए, टोकन की व्यवस्था है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, उसके बारे में अगर आप थोड़ा हमें बताएं। ज़रूर। देखिए, ऐसा तो जो एम्स है वो हर बीमारी के प्राथमिक रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के सेंटर्स में यदि पहले आप दिखा दें और यदि वो वहाँ डॉक्टर आपको रेफ़र करे तभी आप आएँ। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन आने के बाद भी हो जाता है, और उसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो घर बैठे वो लोग हमारी वेबसाइट पे लिंक है उसके माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उनको जो लाइनें हैं उसमें खड़ा होना नहीं पड़ता, बल्कि वो सीधे उस डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं जहां पे वो अपने को डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस पर हालांकि हम पूरे अपनी बातचीत के दौरान बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य संरचना में एम्स के अगर हम योगदान की बात करें, ये सिर्फ एम्स भोपाल की बात नहीं है, ये पूरे हम भारत को अगर अपने दृष्टिकोण में रखकर बात करें तो स्वास्थ्य संरचना में एम्स का जो योगदान है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत सरकार ने आज़ादी के बाद जब स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना किया तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ हम लोगों ने आयुष को भी मिलाया। हमारे यहाँ पे एम्स भोपाल में आयुष विभाग अलग से है जिसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, योगा और हर प्रकार की सुविधा है। तो ये शायद सेंटर एक ऐसा सेंटर होगा या कोई भी एम्स एक ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ मरीजों को जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है वो या अल्टरनेटिव मेडिसिन जो होती है उसका भी इलाज का सुविधा उसको प्राप्त होती है। और मॉडर्न मेडिसिन में जो भारत सरकार ने उसको 3 लेवल पे बांटा है। पहला प्राइमरी केयर, जो कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो हैं या सीएससीज हैं वो करती हैं, और फिर उसके बाद जिला अस्पताल आते हैं, और जिला अस्पताल के बाद जो आते हैं फिर हम लोग जैसे मेडिकल कॉलेजेस या एम्स जैसी संरचनाएं होती हैं। तो मरीज़ का ये देखा जाता है कि मरीज़ को कोई भी परेशानी हो तो उसको सबसे ऊपर वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे एम्स हैं, वहाँ आने से पहले उसको अपने घर के पास की ही जो सुविधा है वहीं पे उसको हर प्रकार का इलाज मिल जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि एम्स को ट्रेनिंग जो है डॉक्टर्स की वो करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा कि बहुत सारे मरीज़ छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम को लेके कि बुखार आ गया, ये बुखार कोई ऐसा विशेष बुखार नहीं है जो 5-7 दिन में ठीक हो सकता है, उसके लिए आपको एम्स में लाइन पे ना लगना पड़े। उससे क्या होता है कि ऐसे मरीज़ जिनको वास्तव में ज़रूरत है एम्स के कंसल्टेशन की, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो मेरा ये एक निवेदन है सबसे कि आप पहले अपने आसपास के जो भी हॉस्पिटल हैं उसमें दिखाएं, और यदि वो आपको रेफ़र करें हमारे यहाँ तभी आप हमारे यहाँ भागें, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन यदि आप लोग इस व्यवस्था का पालन करेंगे तो आपको असुविधा थोड़ी कम होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही, और वाकई में ये समझना भी ज़रूरी है कि एम्स हम सब के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद नाम है, लेकिन वो भी भरोसा बनाए रख पाए इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी उस व्यवस्था का पालन कर पाएँ। तो अगर बीमारी का इलाज आसपास संभव है, उतना गंभीर मामला नहीं है, तो आपके आसपास जो अस्पताल है वहाँ आप जाएँ। जब आपको लग रहा है कि अब मामला हाथ से निकल रहा है या अब थोड़े और ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स से मिलने की ज़रूरत है, तब आप एम्स आ सकते हैं। उसके लिए किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ये भी डॉक्टर ने बताया, ताकि वहाँ आपको लंबी लंबी लाइनों में न लगना पड़े। लेकिन हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि
एम्स विश्वसनीय तो है, विश्व स्तरीय सुविधाएं भी हैं वहाँ पर, लेकिन हमें अगर वाकई में उसकी ज़रूरत हो तो ही हम पहुँचे, वरना वाकई में जिन्हें ज़रूरत हो ऐसा ना हो उनके लिए हम उनकी लाइन को और ज़्यादा लंबा करते जाएं। चलते चलते कोई महत्वपूर्ण बात, कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए डॉक्टर सिंह? जी बिल्कुल। मेरे ये निवेदन है सभी श्रोताओं से कि स्वस्थ जीवन के लिए जो हमको नियमित रूप से जो हमको वर्जिश करनी चाहिए, जो संतुलित आहार हमको लेना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है पीना, और ये स्वच्छ पानी आप पीने की कोशिश करें। और थोड़ा समय धूप में यदि अपने आप को आप रखेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो आपकी हड्डियां, ख़ासतौर से बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं उनकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना ये हमारे और आपके हाथ में है, जिससे कि डॉक्टर्स की जो व्यवस्था है वो उस पे प्रेशर थोड़ा कम पड़े। और जो जंक फूड का बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो आजकल जंक फूड पे बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन करते हैं, तो बच्चों को जंक फूड से हटा के जो हमारे ट्रेडिशनल भारतीय थाली है उसी की तरफ खींचना चाहिए। ये मेरा एक निवेदन है। बहुत अच्छी बातचीत आपसे डॉक्टर अजय सिंह हुई, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो सपने इस वक्त आप एम्स भोपाल के लिए देख रहे हैं वो जल्द ही साकार हों और उनका लाभ और लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद Thank हमारे you। साथ जुड़ने के लिए। सुर्खियों में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुर्खियों में